चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो, इस चैप्टर में हम लोग जो कल पॉइंट देख रहे थे ना, जिसमें पॉइंट देख रहे थे हम लोग मार्केटिंग मिक्स का, कि मार्केटिंग मिक्स मतलब कि भाई आपका प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाना और मार्केट में हमेशा उसे टिका के रखना, तो उसे मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। कि जहाँ पर मार्केटिंग मिक्स में जो है वो 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं, जिसे हम लोग 4P कहते हैं। कि जिस 4P में आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। जिनमें से प्रोडक्ट के बारे में कल हमने समझा था, आज उसका दूसरा कॉन्सेप्ट या दूसरा P अगर समझें तो वो आता है प्राइस। कि प्राइस या कहो प्राइस डिटर्मिनेशन, कि प्राइस को नक्की करना। कोई भी प्रोड्यूसर के लिए या कोई भी बिजनेसमैन के लिए प्राइस नक्की करना वो एक बहुत बड़ा, समझो क्या कहते हैं, जजमेंट कहलाता है या डिसीजन कहलाता है। क्योंकि उसने जैसा प्राइस नक्की किया होगा ना, समझो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो है वो फ्यूचर सेलिंग होगी। आगे जाकर सेलिंग होगी किसके अकॉर्डिंग होगी? उसके प्राइस के अकॉर्डिंग ही ना। कि भाई प्राइस जो है उसने जैसा नक्की किया होगा उसके हिसाब से ही जो है वो कस्टमर खरीदेंगे। अगर उसने समझो प्राइस कम रखा होगा तो शायद कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, लेकिन उसमें फिर चांसेस ऐसे होते हैं कि भाई प्राइस कम रखा है तो उसे प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं। या अपने प्रॉफिट के चक्कर में अगर उसने प्राइस ज़्यादा रखा हुआ होगा तो कस्टमर फिर जो है वो कम आएंगे। पता है ना, प्राइस और डिमांड में उल्टा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन। कि अगर उसने प्राइस बढ़ा दी तो डिमांड कम हो जाएगी उसकी, और अगर उसने प्राइस कम कर दी तो डिमांड जो है वो बढ़ेगी, लेकिन उसकी वजह से उसको प्रॉफिट कम होगा। तो इसकी वजह से एक प्राइस, सही प्राइस होना चाहिए, जिस सही प्राइस को नाम दिया जाता है रीजनेबल प्राइस। क्या कहते हैं? रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस मतलब ऐसा प्राइस कहलाता है कि जिससे जो है वो प्रोड्यूसर को भी उसका प्रॉफिट मिलता रहे और साथ में कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो। बरोबर ना, प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट मिलता रहे और कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो, ऐसे प्राइस को रीजनेबल प्राइस कहते हैं। इसका एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, अभी फिर से आपको बता रहा हूँ। कि आप खुद सोचो, जैसे आप एक माचिस का डब्बा लेने जाते हो, एक माचिस का डब्बा कितने में आता है? 50 पैसे या 1 रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये में, छोटा माचिस का डब्बा। बराबर ना? तो 1 रुपया उसका प्राइस रखा है। अब इस प्राइस में आप सोचो कि जो बिजनेसमैन होगा उसे भी तो प्रॉफिट मिलता ही होगा ना, तभी तो वो 1-1 रुपये में बेच रहा है ना। तो ये एक ऐसा रीजनेबल प्राइस है कि जिससे बिजनेसमैन भी खुश है कि चलो मुझे भी जो है वो सही प्रॉफिट मिल रहा है, और ये ऐसा प्राइस है कि जिससे कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहता है। कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि यार 1 रुपये का माचिस का बॉक्स, अरे बाप रे इतना महंगा है ये तो, कि कस्टमर जो है वो खुश ना होता हो, ये तो बहुत महंगा पड़ता है, या खरीदने से पहले 10 बार सोचता हो मैं खरीदूं या ना खरीदूं? बिल्कुल भी नहीं ना, कोई नहीं सोचता है। मतलब कस्टमर भी सेटिस्फाइड है कि चलो 1 रुपये में खरीदना है, कोई सोचेगा नहीं ज़्यादा। सही बात ना? और जो बिजनेसमैन होगा वो बिजनेसमैन भी खुश है कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ऐसा प्राइस वो रीजनेबल प्राइस कहलाता है। कस्टमर भी ना सोचे हाँ चलो भाई बरोबर प्राइस है, और बिजनेसमैन भी खुश हो। ठीक है? तो ऐसा प्राइस जब नक्की करते हैं ना, तो ये प्राइस नक्की करते वक्त उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जो हमारा पॉइंट है ना, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग। प्राइस नक्की करते वक्त कौन कौन से फैक्टर या क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं? तो उनमें सबसे पहला आता है, वो आता है प्रोडक्शन कॉस्ट। सबसे पहले क्या आता है? प्रोडक्शन कॉस्ट। सबसे पहले आपके प्रोडक्शन का खर्चा जो है वो इफेक्ट करता है, सबसे पहली चीज़ यही। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका कितना खर्चा हुआ। अगर मैं एक पेन बना रहा हूँ सपोज मेरी फैक्ट्री में, तो उस पेन बनाने का खर्चा कितना, वो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाता है। जिसमें जो है वो रॉ मटेरियल का खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, मैनेजमेंट का खर्चा होता है, फिर उसे जो है वो मार्केट तक पहुंचाना तो वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा वगैरह होता है। ये सब प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाता है। बराबर ना? जो फैक्ट्री का रेंट देना पड़े, लाइट बिल भरना पड़े, तो सोचो ये सब चीज़ें भी है कि नहीं। ये सब चीज़ें नक्की करते हैं, ये प्रोडक्शन कॉस्ट नक्की होता है, उसके बाद ही प्राइस नक्की होता है ना। अब जैसे एक पेन में बना रहा हूँ तो उसमें जो है वो प्लास्टिक का खर्चा, आगे पॉइंट का खर्चा, इंक का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रेंट का खर्चा, ये सब खर्चा मिलाकर फिर मुझे एक पेन पड़ती है 2 रुपये में। एक पेन मेरी 2 रुपये में पड़ती है या ये 2 रुपये में बनती है।
तो ये 2 रुपए का प्राइस फिक्स होता है, तो उसके बाद मैं फिर अपना प्रॉफिट चढ़ाकर फिर सेलिंग प्राइस नक्की करूँगा ना, फिर नक्की करूँगा ना कि भाई मुझे इसको बेचना कितने में है, कि चलो 2 रुपये में मुझे होता है तो मैं इसे 5 रुपये में बाहर मार्केट में बेच सकता हूँ, तो चलो कस्टमर भी खरीदेगा और मुझे भी जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। सही बात कि नहीं? तो कॉस्ट प्राइस मतलब कि प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स होता है, उसके बाद ही प्राइस नक्की करते हैं। या दूसरी चीज़ प्राइस पे इफेक्ट करती है वो है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है। अब अगर कितनी बार ऐसा होता है कि अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है ना, तो प्रोड्यूसर उसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देता है। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, फेस्टिवल सीजन में होता है ऐसा। जब दिवाली या कोई दूसरा फेस्टिवल आता है तब उस वक्त डिमांड ज़्यादा होती है, हर चीज़ की डिमांड होती है, तो हर चीज़ का प्राइस थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, है कि नहीं? डिमांड के हिसाब से होता है ना, कि भाई डिमांड अगर ज़्यादा है तो शायद प्राइस भी थोड़ी सी बढ़ा देंगे। और इसके अपोजिट कि अगर समझो कंपटीशन ज़्यादा हो रही है या तो फिर जो है वो हमारी डिमांड कम है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, डिमांड कम है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस कम भी कर देते हैं, कि चलो थोड़ा प्राइस कम कर देते हैं तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे, मतलब ज़्यादा खरीदेंगे फिर, बराबर ना? तो डिमांड कितनी है ये भी जो है वो प्राइस के ऊपर इफेक्ट करता है। दूसरी चीज़ कंपटीशन, कंपटीशन इन द मार्केट, कि मार्केट में कंपटीशन कितनी है, कि जब जो है वो अगर हैवी कंपटीशन हो ना, हैवी कंपटीशन हो तो आसपास के लोगों को देखकर ही प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। कि अगर सपोज मेरी कपड़े की दुकान है और मेरे साथ आसपास दूसरी 20 और कपड़े की दुकान है, बराबर, इतनी सारी कपड़े की दुकान है सब, और सब में जो है वो अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं। अब मैं उन सबको ध्यान में न रखकर और खुद अकेला हैवी प्राइस में अगर कपड़े बेचने लगूं तो कोई मुझसे खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा ना। इतनी कंपटीशन है, अगर मैं महंगे में बेचूंगा तो कस्टमर चुपचाप दूसरी 20 दुकान में चले जाएंगे, वहाँ सब सस्ते में मिल रही है, तुमसे क्यों खरीदें, बरोबर ना? तो कंपटीशन को ध्यान में रखकर प्राइस रखना पड़ता है, कि बाकी सब अगर सब कपड़े समझो 200 रुपये के हिसाब से शर्ट बेच रहे हैं तो मुझे भी 200 या उससे कम रखना पड़ेगा। 200 रखूंगा तो शायद खरीदेंगे, कम रखूंगा तो खरीदेंगे ही, लेकिन अगर मैं ज़्यादा रखूंगा कंपटीशन के हिसाब से, अगर मैंने प्राइस बढ़ा दिया तो फिर बिल्कुल भी नहीं, बरोबर ना? ये अगर ज़्यादा कंपटीशन हो ना तो आसपास को देखकर प्राइस नक्की होता है, लेकिन अगर कंपटीशन ही ना हो, जैसे मोनोपोली चलती हो कि आसपास कोई है ही नहीं, कस्टमर जो है वो घूम फिर कर मुझसे ही खरीदेंगे, तो फिर प्राइस जो है वो अपना मन चाहा लगा सकते हैं, फिर ज़्यादा प्राइस रखो तो भी ठीक है, बरोबर ना? तो कंपटीशन एक ये इफेक्ट करता है प्राइस पे। दूसरा गवर्नमेंट एंड लीगल कंट्रोल्स, कि गवर्नमेंट के या तो लीगल कंट्रोल्स कैसे हैं वो, कि भाई अगर सपोज गवर्नमेंट की जो है वो टैक्स पॉलिसीज़ ज़्यादा है, गवर्नमेंट अब टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं, या तो लीगल कंट्रोल्स बहुत हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन सरकार के फॉलो करने पड़ते हैं, ये खर्चा भरो, वो खर्चा भरो, ऐसे डॉक्यूमेंट बनाओ, वैसे डॉक्यूमेंट बनाओ। अगर सरकार इतने सारे कंट्रोल रखती है तो उसके ऊपर अलग से खर्चा पड़ता है बिजनेसमैन का, और वो खर्चा फिर कहाँ से निकालेगा? तो वो खर्चा फिर निकालेंगे किस में से? कस्टमर में से ही। सही बात है ना? वो तो फिर खर्चा कस्टमर में से ही निकालेंगे ना, बराबर ना? कि अगर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो क्या बिजनेसमैन चुपचाप टैक्स दे देगा? बिल्कुल भी नहीं। वो वहाँ अगर टैक्स देगा ना तो दूसरा कस्टमर से ज़्यादा पैसे लेगा, कि चलो अब वही पैसे अब कस्टमर से में से निकालो, है कि नहीं? तो इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी इफेक्ट करती है। अब जैसे गवर्नमेंट अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा देती है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है तो बिजनेसमैन वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा किस में से निकालेगा? तो वो भी कस्टमर में से ही निकालेगा, तो वो अपना प्राइस भी बढ़ा देगा ना, है कि नहीं? ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है ना, तो इनके ऊपर से भी प्राइस डिसाइड होता है। या दूसरा आता है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके बिजनेस के गोल क्या हैं, उनके हिसाब से भी प्राइस नक्की होता है। जहाँ पर ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है, कि जैसे मैक्सिमम प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव, कि अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आपको कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ये आपने मकसद रखा या ये आपने गोल रखा है, तो उसके हिसाब से आपको प्राइस, वो प्राइस भी कैसा रखना होगा? एकदम हाई रखना होगा। सही बात कि नहीं? कि अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो वो जनरली जो है वो मोनोपोली जैसी कंडीशन में ही ये पॉसिबल है, बाकी तो नहीं।
ठीक है ना। बाकी कंपटीशन हो तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कमाना है तो आपको प्राइस कैसा रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा, तो ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा फिर। या दूसरा, टू एक्वायर डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट, कि अगर आपको डोमिनेंट पोजीशन बना के रखनी है, डोमिनेंट पोजीशन मतलब कि हमेशा मार्केट में टिके रहना है, लाइफ टाइम मार्केट में टिके रहना है, तब उस वक्त जो है वो आपका प्राइस, वो एक रीजनेबल प्राइस, जो मैंने पहले बताया एक परफेक्ट रीजनेबल प्राइस रखना होगा, तो तभी आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक डोमिनेंस अपना रख सकते हो, है ना, एक डोमिनेंट पोजीशन बना सकते हो। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पार्ले जी बिस्किट है। पार्ले जी के बिस्किट कितने सालों से चल रहे हैं, बराबर, शायद मैं पैदा हुआ हूँ उससे पहले से भी ये पार्ले जी के बिस्किट चल रहे हैं, तो अभी तक मार्केट में उनकी पोजीशन बनी हुई है ना। क्यों बनी हुई है पता है? उनके प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से, कि उन्होंने प्राइस हमेशा रीजनेबल रखा। भले पहले वो पार्ले जी का बिस्किट 1 रुपए से भी मिलता था, 2 रुपए से भी मिलता था, अब बढ़ा बढ़ा कर, देखो टाइमिंग के हिसाब से प्राइस थोड़ा तो बढ़ाना पड़ता ही है, लेकिन बढ़ाकर भी उन्होंने कितना रखा, 5 रुपए का, तो 5 रुपए में तो हर कोई खरीद लेता है, बराबर ना। तो इसी वजह से आज भी वो पार्ले जी के बिस्किट टिके हुए हैं ना मार्केट में, बराबर, कि भले दूसरे कितने भी कंपटीशन आ गए, दूसरे टाइगर बिस्किट है, ब्रिटानिया बिस्किट है, अलग बिस्किट है, न जाने कितने टाइप के बिस्किट आते हैं, फिर भी पार्ले जी की पहचान अलग है। इसे कहते हैं डोमिनेंट पोजीशन। तो अगर आपको भी मार्केट में अपनी डोमिनेंट पोजीशन रखनी हो, मतलब हमेशा टिके रहना हो ना, तो प्राइस वैसा नक्की करना पड़ता है। या दूसरा आता है सस्टेन कंपटीशन, कि अगर आपको खाली कंपटीशन में सस्टेन रखना है, मतलब कि भाई कंपटीशन में खाली टिके रहना है, तो आपके आसपास जितने भी दूसरे बिजनेसमैन हैं ना, उसके कंपैरिजन में आपको प्राइस थोड़ी सी कम रखनी होगी, तो आप कंपटीशन में टिके पाओगे, बराबर ना। कम रखनी होगी या तो उतनी ही रखनी होगी, तो आप कंपटीशन में टिकोगे ना, नहीं तो कैसे। कि अगर बाकी सब 100 में चीज़ें बेच रहे हैं, तो आपको भी 100 में या तो 90 में बेचनी होगी, तो ही आप कंपटीशन में टिक पाओगे, नहीं तो नहीं। तो इसकी वजह से आपके बिजनेस का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव कैसा है, उसके हिसाब से प्राइस नक्की होता है। या दूसरा आता है इकोनॉमिक कंडीशन, कि इसके अकॉर्डिंग भी प्राइस फिक्स किया जाता है कि फ़िलहाल कंट्री की और मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है। कि अगर मार्केट में एकदम मंदी चल रही है और उसमें आप प्राइस बढ़ा दो, तो कौन खरीदेगा आपसे, आप चुपचाप बैठे रहोगे घर पे। सही बात है ना। कि अगर मार्केट की कंडीशन एकदम ख़राब है, मंदी है, या कोई देश ऐसा है जो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड कंट्री है, कि जहाँ पर लोगों के पास पूरे पैसे खाने पीने के नहीं होते, उसमें आप दूसरी चीज़ों के प्राइस बढ़ा दोगे तो लोग चीज़ें खरीदेंगे नहीं ना। तो वहाँ पर प्राइस कैसा रखना पड़ता है, हमेशा लो ही रखना पड़ता है। हाँ, फिर अगर कोई देश एकदम डेवलप्ड कंट्री है, या जहाँ पर हमारे देश में ही अगर एकदम तेज़ी चल रही हो, तब उस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, सबके पास अच्छे खासे पैसे हैं, तो आप अपना प्राइस बढ़ा सकते हो, बराबर ना। तो प्राइस उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हो आप लोग, बराबर। और दूसरा दूसरा प्राइस पे इफेक्ट करता है, वो आता है बाइंग बिहेवियर। बाइंग बिहेवियर मतलब लोगों का खरीदने का बिहेवियर कैसा है, लोग जनरली कैसी चीज़ें पसंद करते हैं, सस्ती चीज़ें कि महंगी चीज़ें, बराबर ना। लोगों की हैबिट कैसी है, कल्चर कैसा है वहाँ का, बराबर, वहाँ की उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है फिर प्राइस डिसाइड होता है ना। अब आप कोई एरिया में चीज़ें बेचने जा रहे हो और वहाँ पे पता है कि इस एरिया में जो है वो जनरली लोग सस्ती चीज़ें ही पसंद करते हैं, बराबर ना, सस्ती चीज़ें ही पसंद करते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो प्रोडक्ट का प्राइस आपको रखना होगा वो भी थोड़ा सा कम ही रखना होगा ना। वहाँ पे अगर महंगा प्राइस रख दोगे तो कौन खरीदेगा आपके जी। सही बात है ना। तो लोगों का बिहेवियर कैसा है, बाइंग बिहेवियर कैसा है, ये भी डिसाइड होता है। जैसे पता है पहले ये जो है वो मैकडोनल्ड वाले और बर्गर किंग और ऐसे ये सब जो कंपनीज थी ना, तो ये सब कंपनीज जो है वो फास्ट फूड प्रोवाइड करती थी एकदम महंगा, कि एक बर्गर खरीदने जाओ तो 100 100 रुपये, 150 150 रुपये का एक एक बर्गर आता था, बराबर। और अब वही बर्गर 20 25 रुपये में वो लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने आसपास के लोगों का बिहेवियर देखा कि यहाँ के लोग महंगी चीज़ खरीदते ही नहीं हैं। 100 रुपये में एकदम जो है वो भरकर बर्गर दे दो तो वो कोई खरीदेगा ही नहीं, या बहुत कम खरीदेंगे।
ज़्यादातर लोगों को पसंद है खाली एक आलू की टिक्की लाकर भी दे दो ना तो भी वो खुश हो जाते हैं, चलो सस्ते में बर्गर मिल गया। बरोबर ना? असली क्वालिटी भले कुछ भी हो, लोगों का बिहेवियर ऐसा है कि उनको सस्ती चीज़ें पसंद है। तो उन्होंने बर्गर में से सब मटेरियल निकाल के खाली आलू की टिक्की डालकर दे दिया, लो बर्गर खाओ, और सब लोग खुशी से खाने लगे 20 रुपए में भी। ये देखो, ये बिहेवियर है ना। बरोबर ना? तो लोगों का बिहेवियर देखकर भी कितनी बार जो है वो प्राइस नक्की किया जाता है। बरोबर? तो देखो ये सब पॉइंट देखे ना, ये सब प्राइस के बारे में था कि प्राइस के ऊपर ये सब चीज़ें इफेक्ट करती है। अब 4P में से सेकंड P हमने प्राइस देखा था, अब थर्ड P देखें तो थर्ड P आता है, वो आता है प्लेस। प्लेस या तो कहो डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड P प्लेस आता है या तो डिस्ट्रीब्यूशन आता है। इसका मतलब ये कहलाता है कि जो भी प्रोड्यूसर प्रोडक्ट तैयार कर रहा है ना, तो उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा मतलब कि भाई कस्टमर तक कैसे पहुंचाएगा, तो उसे एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब प्रोडक्ट तैयार हो जाए फैक्ट्री में तो वो एक अलग पॉइंट होता है, लेकिन तैयार होने के बाद पॉइंट मेन ये आता है कि उनको कस्टमर तक पहुंचाना कैसे है, कि उसको अगर सही तरह से पहुंचाना और साथ में कंटिन्यूसली पहुंचाते रहना। ये मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि भाई हमेशा प्रोडक्ट कस्टमर को कंटिन्यूसली मिलते रहना चाहिए। कि अगर कभी जो है वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में ख़त्म हो जाए ना, या कस्टमर को ये सुनने को मिले कि आज प्रोडक्ट नहीं है भाई हफ्ते बाद आना, तो मतलब समझो आपका मैनेजमेंट बरोबर नहीं चल रहा है। बरोबर ना? तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन में या समझो प्लेस में ये आता है कि भाई कस्टमर तक चीज़ें पहुंचानी कैसी है और हमेशा किस तरह से पहुंचाते रहनी है। तो इसके लिए ना आपके टेक्स्ट बुक में पॉइंट दिया हुआ है जिसे कहते हैं हम लोग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, तो उसके दो टाइप आते हैं कि एक आता है डायरेक्ट सेलिंग टू कस्टमर, और दूसरा आता है इनडायरेक्ट सेलिंग। बरोबर ना? एक डायरेक्ट सेलिंग आता है और एक इनडायरेक्ट सेलिंग आता है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब वो कहलाता है कि जिसे जो है वो जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को क्या कहते हैं? जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। कि जिसमें डायरेक्टली प्रोड्यूसर जो है वो सीधा अपनी ही शॉप से या अपनी ही फैक्ट्री से सीधा कस्टमर को सामान बेचता हो, बीच में कोई मीडिएटर इसका काम न हो, सीधा प्रोड्यूसर टू कस्टमर पहुंचता हो या कंज्यूमर पहुंचता हो, तो उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। जैसे आपने वो देखा होगा कि भाई घर में जो है वो अचार और पापड़ पापड़ बनाने वाले वो लोग, खाखरा बनाने वाले लोग, कि जो अपने घर में ही बनाते हैं और घर में से ही जो है वो सीधे कस्टमर को दे देते हैं, तो इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। बराबर ना? बीच में किसी की ज़रूर नहीं है, सीधे कस्टमर्स। ठीक है? और दूसरा आता है, वो आता है इनडायरेक्ट सेलिंग। कि इनडायरेक्ट सेलिंग जिसमें डायरेक्ट ना होता हो, डायरेक्ट सेलिंग में सीधा कस्टमर के पास पहुंचता है। जैसे किसी की जो है वो खुद की फैक्ट्री हो और खुद का ही शोरूम भी हो, वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ही बता रहा हूँ। खुद की फैक्ट्री और खुद का ही शोरूम है। तो सपोज अगर मेरी कार बनाने की फैक्ट्री है और कार बनाने का मेरा ही शोरूम है, तो अपनी फैक्ट्री में से ही कार निकाल के अपने ही शोरूम में बेचूंगा, किसी और थर्ड पार्टी का इसमें काम नहीं है, तो इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। या मैंने जो चीज़ें बनाई वो सेल्समैन के थ्रू जो है वो घर घर पहुंचाऊंगा या घर घर जाकर जो है वो बेचूंगा, तो इसे भी एक तरह की डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। तो बीच में कोई शॉप पे रखने की ज़रूर नहीं है। बराबर? तो ये डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग वो होती है कि जिसमें बीच में मीडिएटरीज का काम हो, बीच में लोगों का काम हो, तो वो इनडायरेक्ट सेलिंग कहलाती है। कि इनडायरेक्ट सेलिंग में भी तीन टाइप आते हैं। पहला आता है, वो आता है सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट सेलिंग को जीरो लेवल कहते हैं। इसमें आता है सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंगल लेवल मतलब वो कहलाता है कि जिसमें जो है वो बीच में सिर्फ रिटेलर आता हो, कि जैसे प्रोड्यूसर जो भी चीज़ बनाता हो वो प्रोड्यूसर देता हो रिटेलर को, और रिटेलर वो चीज़ें देता हो कस्टमर को या कंज्यूमर को, तो इसे सिंगल लेवल कहते हैं। कि जिसमें प्रोड्यूसर, बीच में रिटेलर आया और डायरेक्ट फिर कस्टमर, एक ही आया बीच में, तो उसे सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दूसरा आता है, वो आता है डबल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। डबल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब ये कि भाई जिसमें जो है वो बीच में दो लोग आते हो या तो दो लेयर आती हो, ऐसा कि जहाँ पर प्रोड्यूसर पहले अपना प्रोडक्ट होलसेलर को देता हो, होलसेलर वो प्रोडक्ट रिटेलर को देता हो, और फिर रिटेलर वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को देता हो। मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुँचते वक्त बीच में दो लेयर आ जाती है,
तो उसे हम लोग कहते हैं डबल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर। जनरली ऑलमोस्ट चीज़ें हैं ना इस डबल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन से ही पास होती है। हमारे घर में आप जो भी चीज़ें खरीदते हो, भले डेली यूज़ की खासकर, आप जैसे टूथपेस्ट खरीदते हो, सोप खरीदते हो, शैम्पू खरीदते हो, कुछ भी चीज़ें, तो वो ऐसे डबल लेवल होकर ही हमारे पास पहुंचती है कि जो प्रोड्यूसर बनाता है वो होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और फिर रिटेलर हमारे को वो चीज़ें देता है, बराबर। और तीसरा आता है, वो आता है 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बराबर ना। 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कि जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में 3 लेयर आती हो, कि जिसमें जो प्रोड्यूसर होता है ना वो सबसे पहले मिडल मैन को देता है, बराबर ना। मिडल मैन को मतलब एक तरह से समझो जो ब्रोकर कहलाते हैं, उन ब्रोकर को वो प्रोडक्ट पहुंचाता है। मिडल मैन वो प्रोडक्ट होलसेलर को देते हैं, होलसेलर वो प्रोडक्ट रिटेलर को, और रिटेलर से वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंचते हैं। तो इसे हम लोग 3 लेयर सिस्टम कहते हैं, बराबर। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जैसे डेयरी मिल्क कंपनी है, वो डेयरी मिल्क कंपनी वो ये 3 लेयर से काम करती है। जो प्रोडक्ट सिर्फ एक देश में नहीं अलग अलग देशों में बिकते हो ना, मल्टीनेशनल जब प्रोडक्ट सेल होता हो ना, तो वैसा सेलिंग वो हमेशा 3 लेयर में होता है। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि जैसे डेयरी मिल्क कंपनी है ना, उसकी मेन ब्रांच इंग्लैंड में है, लेकिन फिर भी दुनिया के कोई भी कोने में, कोई भी गली में, कोई भी लारी पे भी चले जाओ, कोई भी छोटे से दुकान पे भी चले जाओ, तो वहाँ पे भी 5 रुपये 10 रुपये की डेयरी मिल्क तो आपको मिल ही जाएगी, बराबर ना। तो इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो कैसा कहलाता है? 3 लेयर कहलाता है। क्योंकि जहाँ पे वो तैयार होते हैं ना, वो पहले अपने मिडल मैन मतलब अपने ब्रोकर को देते हैं कि आप पहुँचाओ अलग अलग देशों तक, फिर वो अलग अलग देशों के होलसेलर को देते हैं, फिर वो होलसेलर से पहुंचता है अलग अलग एरिया के रिटेलर के पास, और वो रिटेलर से फिर पहुंचता है हमारे पास, बराबर। तो इस तरह से ये 3 लेयर सिस्टम कहलाता है ना। समझ आई बात? तो देखो, आज जैसे हमने प्राइस के बारे में पढ़ा और जो है वो प्लेस के बारे में पढ़ा, 4P में से ये 2P हमने देखे ना। अब जो आखिरी P है ना, मीन्स प्रमोशन के बारे में, अब उसके बारे में हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।